और नाजरीन, आज बात करते हैं फ्रेडरिक नीचा की किताब बियॉन्ड गुड एंड ईवल के 10 और एफोरिज्म्स की। पिछली वीडियोस में मैंने एफोरिज्म 1 से लेके एफोरिज्म 18 तक कवर किए थे। आज एफोरिज्म 19 टू 28 कवर करेंगे। एफोरिज्म 19 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा डिटेल्ड है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आगे आने वाले एफोरिज्म्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाला इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया आपको बहुत मजा आएगा। और ये एफोरिज्म है विल पर, विल। तो शुरू करते हैं। एफोरिज्म 19 मेरे साथ रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है। बाकी आने वाले एफोरिज्म्स आप भले सुने ना सुने, ये वाला सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Philosophers are accustomed to speak of the will as though it were the best known thing in the world। यार ये फिलोसोफर्स जो हैं ये विल के बारे में बातें करते हैं कि जैसे हम सबको पता है विल किसे कहते हैं। देखिए ये तो हकीकत है ना इंसान के पास। ये अच्छा, ये मेटाफिजिकल विल की बात नहीं हो रही, ये इंसानों वाली विल की बात हो रही है कि मेरे अंदर जो विल है, जो इरादा है कि मैं ये करूंगा, मैं उठूंगा, मैं सोऊंगा, जो भी इंसान के अंदर विल है। नीचा कह रहा है कि यार ये फिलोसोफर्स विल के बारे में बातें ऐसी करते हैं कि जैसे सबको पता है विल किसे कहते हैं। यानी कि बातें कर रहे होते हैं बैठ के ना, क्या हमारे पास फ्री विल है, क्या हमारे पास फ्री विल नहीं है। कह रहे भाई पहले पता तो कर लो कि विल होती क्या है। Schopenhauer has given us to understand that the will alone is really known to us, absolutely and completely known without deductions or addition। और फिर यहां शोपनहावर का नाम ले रहा है कि शोपनहावर ने भी बेसिकली यही किया ना, बातें करके चला गया विल की। भाई पता तो कर लो विल है, विल होती क्या है। बट it again and again seems to me that in this case Schopenhauer also did what philosophers are in the habit of doing। He seems to have adopted a popular prejudice and exaggerated it। तो कह रहे बेसिकली शोपनहावर ने भी वही किया जो हर फिलोसोफर करता है, यानी बड़ा चढ़ाकर बातें, बड़ी बड़ी बातें, जितना पता होता है उससे ज्यादा बातें कर जाना, ये हर फिलोसोफर की आदत होती है। तो कह रहा है ये एक पॉपुलर प्रेजुडिस है विल से रिलेटेड, कि हर फलसफी विल के बारे में बातें कर रहा होता है, पता है नहीं कि विल होती क्या है। तो शोपनहावर ने भी यही किया। अब नीचा बताएगा कि विल होती क्या है। विलिंग सीम्स टू मी टू बी अबव ऑल समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। कह रहा है भाई विल जो है ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इट्स नॉट दैट सिंपल। समथिंग दैट इज अ यूनिटी ओनली इन नेम। जब हम कहते हैं ना विल, कह रहे इसका नाम ऐसा है कि जैसे लगता है कि हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं। ये एक नहीं है। And it is precisely in a name that the popular prejudice lurks। इस नाम की वजह से हम फंस गए, लैंग्वेज की वजह से फंस गए, इंटरप्रिटेशन की वजह से फंस गए। क्योंकि हम जब लव वर्ड यूज करते हैं विल से वी थिंक ऑफ वन। कह रहे ऐसा है नहीं। Let us say that in all willing there is firstly a plurality of sensations। कह रहे अब मैं आपको बताता हूं कि विल जो है वो किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है। विल एक चीज नहीं है, विल के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट कह रहा है विल का, वो है सेंसेशंस। द सेंसेशन ऑफ अ कंडीशन अवे फ्रॉम विच वी गो, द सेंसेशन ऑफ द कंडीशन टूवर्ड्स विच वी गो, द सेंसेशन ऑफ दिस फ्रॉम एंड टूवर्ड्स इटसेल्फ, एंड देन बिसाइड्स एन अकम्पनिंग muscular sensation which even without our putting in motion arms and legs commences its action by force of habit directly we will anything। कह रहे जनाब पहली चीज तो ये कि विल एक नहीं है, विल के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, विल के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट है सेंसेशन। जब भी मेरे अंदर कोई विल पैदा होती है कि मुझे ये करना है, मेरी बॉडी में एक सेंसेशन पैदा होती है, बल्कि एक नहीं मल्टीपल सेंसेशंस पैदा होती है कि टुवर्ड्स समथिंग, या तो उस तरफ बढ़ो या अवे फ्रॉम समथिंग, या मुझे ये खाना है, या मुझे खेलना है, या मुझे सोना है। जो भी मेरे अंदर विल पैदा होती है, मेरी बॉडी में एक सेंसेशन पैदा होती है टुवर्ड्स समथिंग और अवे फ्रॉम समथिंग। तो पहला कंपोनेंट विल का हो गया सेंसेशन। Therefore, just as sensation are to be recognized as ingredients of the will, so in the second place thinking is also to be recognized। In every act of will there is a ruling thought। कह रहा भाई विल एक चीज का नाम नहीं है, विल में बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज सेंसेशन है, मेरी बॉडी में सेंसेशन पैदा होती है। दूसरी चीज थिंकिंग है,
मैं उस चीज की तरफ सोचना शुरू करता हूं कि मुझे ये करना है या ये मुझे नहीं करना है। तो एक रूलिंग थॉट होती है, रूलिंग जो थॉट जीत जाती है। तो विल के अब तक कितने कंपोनेंट्स बता दिए इसने? पहला सेंसेशन, दूसरा थिंकिंग। In the third place, the will is not only a complex of sensation and thinking, but it is above all an emotion. And in fact, the emotion of the command. कह रहे भाई तीसरी चीज जो विल के अंदर होती है वो है कमांड। मैं अपने आप ही को ऑर्डर देता हूं कि चलो उठो ये करो। पहली चीज सेंसेशन, दूसरी चीज थिंकिंग, तीसरी चीज इमोशन, और वो इमोशन है कमांड की कि चलो यार उठो उठो उठो, या चलो ये करते हैं। A man who wills commands something within himself which renders obedience or which he believes renders obedience. तो जो भी आदमी जो भी विल एक्सरसाइज करता है वो अपने ही आप को हुक्म देता है, कमांड करता है कि उठो, चलो, बैठो, खाओ, नहीं खाओ। ठीक है, विल के तीन कंपोनेंट इसने बताए। सेंसेशन जो बॉडी में पैदा होती है कि ये करना है या ये चाहिए या ये खाना है। थिंकिंग, फिर मैं सोचता हूं। तीसरी चीज इमोशन, इमोशन मैं अपने आप को ऑर्डर देता हूं और मैं ही उस ऑर्डर को फॉलो करता हूं। यानी विल में मैं अपने ही आप को ऑर्डर दे रहा होता हूं और अपना ही ऑर्डर फॉलो कर रहा होता हूं। वी आर एट द सेम टाइम द कमांडिंग एंड द ओबेइंग पार्टीज। एक ही वक्त में मैं अपने आप को हुक्म भी दे रहा हूं और फॉलो भी कर रहा हूं। एंड द ओबेइंग पार्टी, वी नो द सेंसेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, इंपल्जन, प्रेशर, रेजिस्टेंस एंड इमोशन विच यूजली कमेंस इमीडिएटली आफ्टर द एक्ट ऑफ विल। और जब मैं अपना ही हुक्म फॉलो कर रहा होता हूं तो मुझे थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी मिलती है। यानी मिसाल के तौर पे मेरा मूड नहीं था उठने का, मेरा दिल चाहता मैं लेटा रहूं, लेकिन मुझे याद आया मुझे जिम जाना है, तो अब मैं अपने आप को घसीट रहा हूं। मैं जीत तो गया हूं, मैंने अपने आप को कमांड तो दे दी है कि उठो, लेकिन एक रेजिस्टेंस भी फील कर रहा हूं। यानी खुद ही जीत भी रहा हूं, खुद ही हार भी रहा हूं। In as much as on the other hand we are accustomed to disregard this duality and to deceive ourselves about it by means of the synthetic term I. तो कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि मैं खुद ही हुक्म भी दे रहा हूं, मैं खुद ही हुक्म भी फॉलो कर रहा हूं, मैं खुद ही जीत भी रहा हूं, मैं खुद ही हार भी रहा हूं। मेरी एक विल जीत रही है, मेरी एक विल हार रही है, मेरी एक थॉट जीत रही है, मेरी एक थॉट हार रही है। तो कह रहा है ये डुअलिटी है मेरे अंदर ही, डुअलिटी हुई ना, और इसको मैंने नाम दे दिया है आई। कह रहे आई तो नहीं हुआ ना ये, तो फिर मैं तो 100 ज्यादा हूं भाई, मैं ही जीत रहा हूं, मैं ही हार रहा हूं, मैं ही अपने आप को ऑर्डर दे रहा हूं, मैं ही फॉलो कर रहा हूं। तो कह रहा है फिर हम अपने आप को बड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं आई बोल के। कह रहा है मैं आई नहीं हूं भाई। आई से भी मतलब समझ में आता है ना, जैसे एक। कह रहा है मैं एक नहीं हूं। He who wills believe with a fair amount of certainty that will and action are somehow one. और कह रहा है भाई पहली बात तो ये कि विल और एक्शन भी एक नहीं है, विल और एक्शन अलग चीजें हैं। He ascribes the success, the carrying out of the willing to the will itself and thereby enjoys an increase of sensation of power which accompanies all success. कह रहा है फिर मैं अपना ही हुक्म मान के खुश फील करता हूं, ताकतवर फील करता हूं। देखा मैं उठ गया, इतनी रेजिस्टेंस हुई, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था उठने का, लेकिन मैं उठ गया, एक पावर फील करता हूं। Freedom of will, that is the expression of the complex state of delight of the person exercising volition who commands and at the same time identifies himself with the execution of the order. और कह रहा है फिर इसको मैं नाम दे देता हूं freedom of the will. मैंने अपना ही हुक्म फॉलो किया और इसी को मैंने बोल दिया freedom of the will, कि कैसा मैंने अपने जो मेरे दिल नहीं चाह रहा था उठने का या जो मेरा दिल नहीं चाह रहा था करने का, मैंने उस विल को दबा दिया और मैं जिम चला गया। फिर मैं इसका नाम दे देता हूं मेरे पास फ्रीडम ऑफ द विल है। In all willing, it is absolutely a question of commanding and obeying on the basis, as already said, of a social structure composed of many souls. कह रहा हमारे अंदर बहुत सारे सोल्स हैं, एक सोल ने कमांड दी, दूसरे सोल ने ओबे किया। On which account a philosopher should claim the right to include willing as such within the sphere of morals, regarded as the doctrine of the relation of supremacy under which the phenomenon of life benefits system. तो बस फिर ये कह रहा है कि लाइफ जो है ना, ऑन द होल मोरालिटी पर गुजारनी चाहिए। यानी नीचा की यहां जो लफ्ज मोरालिटी यूज होता है ना, या मॉरल्स यूज होता है, वो रिलीजियस सेंस में नहीं होता या वो मेटाफिजिकल सेंस में नहीं होता। वो ये अच्छा है, ये जैसे नफरत, नीचे नफरत को बुरा नहीं समझता। मैं कहना ये चाह रहा हूं जब भी नीचा मोरालिटी की बात करें, नीचा की मोरालिटी वो बियॉन्ड गुड एंड ईवल होती है। इस किताब का नाम ही बियॉन्ड गुड एंड ईवल है। तो नीचा गुड एंड ईवल के सेंस में मोरालिटी नहीं यूज कर रहा। नीचा कह रहा है जब भी आप अपनी विल एक्सरसाइज करें, आप
गुड एंड बैड में करें, यानी कि जो भी नीचा की यहां गुड वो है जो लाइफ प्रिजर्विंग है। तो जैसे मिसाल के तौर पर हेल्थ हो गई, तो आपके लिए गुड वो है जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करे, बैड वो है जो आपकी हेल्थ को डिटीरियोरेट करे। तो नीचा कह रहा है जब भी आपको विल एक्सरसाइज करनी हो, उस एक्सरसाइज का क्राइटेरिया मोरल सेंस में गुड एंड बैड होना चाहिए, यानी कि हेल्थ हो गई आपकी या लाइफ प्रिजर्वेशन हो गई आपकी, ना कि बियॉन्ड गुड एंड इवल वाली मोरालिटी। तो ये था एफोरिज्म 19। एक जगह हिचन्स नहीं था जो ब्रिटिश सेलिब्रिटी था, सेलिब्रिटी इंटेलेक्चुअल था, उससे किसी ने पूछा था कि भाई आपके पास फ्री विल है? तो उसने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया था। उसने कहा था यस आई हैव फ्री विल, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस। अच्छा जी, एफोरिज्म 20, that the separate philosophical ideas are not anything optional or autonomously evolving, but grow up in connection and relationship with each other. That, however suddenly and arbitrarily they seem to appear in the history of thought, they nevertheless belong just as much to a system as the collective members of a fauna of a continent. कह रहे हमें लगता है कि ये जो नए फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं ये आर्बिट्रेरीली आ रहे हैं, ऑटोनोमसली आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। कह रहे ऐसा नहीं है, ये एक सिस्टम के साथ चल रहे होते हैं, जहां पर वो सिस्टम पहुंचता है उसी तरह के वो आइडियाज ऊपर आ जाते हैं। और कह रहा है वही 2500 साल से वही रटे रटाए आइडियाज जो हैं वही रिफर्बिश हो रहे हैं, वही दोबारा से ऊपर आ जाते हैं। और वो सिस्टम जो इंटरडिटर्मिनेट सिस्टम है डिफरेंट आइडियाज का, डिफरेंट सिस्टम्स का, हम उसी में फंसे हुए हैं 2500 साल से। Under an invisible spell they always revolve once more in the same orbit. कह रहे बस वही आइडियाज, अब इस आइडिया की बारी आ गई, अब इस आइडिया की बारी आ गई, अब इस आइडिया की बारी आ गई। कह रहे वही पुराने आइडियाज हम वही घसीटे जा रहे हैं। वही प्लेटो जो 2500 साल पहले बोलकर गया, वही कांट ने दूसरे लफ्जों में बोल दिया। कह रहे वही आइडियाज हैं, उनका टाइम आ जाता है, उसी तरह का एक फिलोसफर ऊपर आ जाता है, वही बात कर देता है। वो हम उसी चक्कर में फंसे हुए हैं, कोई नया आइडिया नहीं आ रहा। However independent of each other, they may feel themselves with their critical or systematic wills. Something within them leads them, something impels them in definite order. कह रहा बस कुछ होता है, कोई चीज उनको फोर्स करती है कि बस, और फिर वो वही पुराने आइडियाज की तरफ चले जाते हैं। और वही कोई एक उसी दौर का एक फिलोसफर पैदा हो जाता है, वो पुराने आइडियाज को रिफर्बिश कर देता है। Their thinking is in fact far less a discovery than a re-recognizing, a remembering, a return, and a homecoming to a far off ancient common household of the soul out of which those ideas formerly grew. Philosophizing is so far a kind of atavism. कह रहे बस वही है भाई, कोई ये सब रीडिस्कवरी है। रीडिस्कवरी समझते हैं? री-रिकग्नाइजिंग यानी दोबारा वही डिस्कवर कर लिया, वही आइडिया डिस्कवर कर लिया जो कोई एपिक्यूरस क्या कर गया था 2500 साल पहले, तो कोई 2500 साल के बाद कोई नया मटीरियलिस्ट पैदा हो गया, वो लुक्रीशियस आ गया। यानी अगर डेमोक्राइटस था फिर एपिक्यूरस था, उसके बाद रोमन में लुक्रीशियस आ गया, नीचे ह्यूम आ गया। यानी वही आइडियाज चल रहे हैं, वही एक साइकिल, हर सर्कल में घूमे जा रहे हैं, कोई नया आइडिया नहीं आ रहा। और बेसिकली कह रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिलोसफी इज काइंड ऑफ एटाविज्म। एटाविज्म कहते हैं एंशिएंट दौर से प्यार करने को। कह रहा है फिर वही एंशिएंट पीछे पहुंच जाते हैं लोग। तो एक तो इसने वजह यह बताई कि हम सर्कल में घूमे जा रहे हैं, कोई नया आइडिया नहीं आ रहा, वही आइडियाज को रिफर्बिश कर रहे हैं। अब वजह बताएगा। यार इतनी डीप साइकोलॉजी नीचा से पहले किसी ने नहीं लिखी थी, किसी ने नहीं लिखी थी। यह वजह बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सिगमंड फ्राइड, ये कार्ल यंग, ये सब बाद में आए। इससे पहले इतनी डीप फिलॉसफी किसी ने नहीं लिखी थी। फिलॉसफी बोल रहा हूं, साइकोलॉजी किसी ने नहीं लिखी थी। ये बताएगा कि क्यों फिलोसोफर्स अपने प्रेजुडिसेस में से नहीं निकल सकते। ऐसा क्यों हो रहा है कि 2500 साल से वही आइडियाज हम सर्कल करे जा रहे हैं। अब देखें वजह बताएगा कि क्यों हो रहा है। द वंडरफुल फैमिली रिजेंबलेंस ऑफ ऑल इंडियन, ग्रीक एंड जर्मन फिलोसोफाइजिंग इज इजीली इनफ एक्सप्लेन्ड। कहता है मैं बताता हूं कि ये जर्मन फलसफा, ये इंडियन फलसफा और ये ग्रीक फलसफा, इंडियन फिलोसफी, ग्रीक फिलोसफी, जर्मन फिलोसफी इतनी सिमिलर क्यों है। In fact, where there is affinity of language owing to the common philosophy of grammar, क्योंकि हमारी जो इंडो जर्मेनिक लैंग्वेज है ना, उसका अंडरलाइन ग्रामर सेम है। ग्रीक लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, इसके नीचे इंडो जर्मेनिक लैंग्वेजेस की जो ग्रामर है
भाई वो क्या थ्योरी है, वो नोम चॉम्स्की की यूनिवर्सल ग्रामर वाली जो थ्योरी है, वो देखो नोम चॉम्स्की ने अभी 50 साल पहले दी। नीचे कहा कब लिख कर गया कि इन लैंग्वेजेस की जो अंडरलाइन ग्रामर है वो एक है, और इंसान जाहिर सी बात है मजबूर है अपनी लैंग्वेज का। हम अपनी लैंग्वेज से बाहर निकल के तो नहीं सोच सकते ना भाई। आप जब लिखते हैं तो लैंग्वेज में लिखते हैं, आप जब सोचते हैं तो लैंग्वेज में सोचते हैं ना। आपकी कुछ इमोशंस होती हैं जो लैंग्वेज में नहीं होती, बाकी 99% आपकी सोचें जो हैं, जो डिलिबरेशंस हैं, वो लैंग्वेज में है। नीचा कह रहा है तुम्हारी लैंग्वेज ही सेम है, इसीलिए तुम सोचते भी है कि इंडियंस, ग्रीक्स और जर्मन। भाई शोपनहावर 19वीं सदी में वहीं पहुंचा ना जहां 5000 साल पहले इंडियंस पहुंचे थे। मैंने शोपनहावर पे वीडियो बनाई, वो देखिए, एक ही नतीजे पर पहुंचा। तो नीचा कह रहा भैया इसी वजह से तुम लोग एक ही नतीजे पर पहुंचते हो, क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज ही, तो अपनी लैंग्वेज में फंसे हुए हो। तुम लोगों की लैंग्वेज सेम है, उस लैंग्वेज के कैदी हो, उस लैंग्वेज से बाहर नहीं निकल सकते। वो लैंग्वेज तुम्हें जो जो अलाउ करती है वहां तक तुम सोच सकते हो। It cannot be, it cannot but be that everything is prepared at the outset for similar development and succession of philosophical system. कह रहा है वो लैंग्वेज तुम्हें जो जो चीजें अलाउ करती है वहां तक तुम सोचते हो, और वो ही लैंग्वेज तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें ब्लॉक कर देती है। वो चीजें तुम सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसी लैंग्वेज की ग्रामर में फंसे हुए हो तुम लोग। द स्पेल ऑफ सर्टन ग्रामेटिकल फंक्शंस इज अल्टीमेटली ऑल्सो द स्पेल ऑफ फिजियोलॉजिकल वैल्यूएशन एंड रेशियल कंडीशंस। और कह रहे हैं वही लैंग्वेज आपकी रेशियल कंडीशंस पर असर डालती हैं, वही लैंग्वेज आपकी फिजियोलॉजिकल वैल्यूएशंस पर असर डालती हैं। कह रहा है लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आप अपनी लैंग्वेज में फंसे हुए हैं। और आखिरी जुमला जो जॉन लॉक पे रखा है ना, वो तो क्यामत कर दिया। आखिरी जुमला जो जॉन लॉक पे रखा है एफोरिज्म 20 में, आखिरी कर दिया। बोलता है so much by the way of rejecting John Locke's superficiality with regard to the origin of ideas। देखिए जॉन लॉक और डेविड ह्यूम ये कहकर गए थे ना कि इंसान जब पैदा होता है तो क्लीन स्लेट होता है, ब्लैंक होता है, और जो भी चीज सीखता है अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। यानी जो भी आपके आइडियाज होते हैं वो आपके एक्सपीरियंस से आते हैं। सिंपल आइडियाज आपके सेंसेशन से आ जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं वो सिंपल आइडियाज को मल्टीप्लाई करके आते हैं। यानी आप जो कुछ भी सीखते हैं पैदा होने के बाद अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और नीचा कह रहा है बस कर जा, अपने एक्सपीरियंस से सीख। बल्कि कह रहा है इससे ज्यादा और लिखूं लॉक के खिलाफ कि बंदा ब्लैंक स्लेट होता है। कह रहा नहीं भाई, ब्लैंक स्लेट होता तो वही 2500 साल से हम आइडियाज रिफर्बिश कर रहे होते। जॉन लॉक ने और डेविड ह्यूम ने कहा था इंसान जब पैदा होता है तो ब्लैंक स्लेट होता है। वो कह रहा है ऐसा नहीं है। नीचा कह रहा है फिलॉसफी अपने आप को अपने प्रेजुडिस से अलग नहीं कर सकती। वही अब पुराने आइडियाज, प्लेटो ने कहा था इंसान नॉलेज लेके पैदा होता है। कांट ने वही कह दिया इन्नेट आइडियाज। और ये मतलब इस पर तो बहुत काम हुआ है नीचा से पहले भी और नीचा के बाद भी, कि इंसान की लैंग्वेज, इंसान का क्लाइमेट। वो जो कौन है मॉन्टेस्क्यू ने जो बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसने यही तो कहा था कि हर इंसान, हर सिविलाइजेशन अपने क्लाइमेट से अपने लॉज बनाती है। तो ये कोई नीचा पहला आदमी नहीं है जो ये कह रहा है कि आपकी क्लाइमेट, आपकी जबान, आपकी और चीजें आपके सोचने पे असरअंदाज होती हैं। तो नीचा ये कह रहा है भाई आप ब्लैंक स्लेट लेके पैदा नहीं होते, आप अपनी पूरी नस्ली हिस्ट्री लेके अपने अंदर पैदा होते हैं। तो ये था एफोरिज्म 20। अच्छा जी, आप बात करते हैं एफोरिज्म 21 की। एफोरिज्म 21 पर बात करने से पहले आपको नीचा का जो कॉन्सेप्ट है कॉजेलिटी का वो समझा दूं। देखिए नीचा ने बहुत, उसका जो कॉन्सेप्ट है कॉजेलिटी का वो वही है जो डेविड ह्यूम का है। डेविड ह्यूम ये समझता था कि हम कॉजेलिटी को एक्सपीरियंस नहीं करते, बाहर की दुनिया में भी नहीं करते और अपने अंदर की दुनिया में भी नहीं करते। यानी मेरी जो विल है उसका क्या कॉज है, जब मैं ये ढूंढने की कोशिश करता हूं तो मुझे वहां पर भी कॉजेलिटी नजर नहीं आती, मैं कॉजेलिटी को एक्सपीरियंस नहीं करता। बल्कि नीचा ने एक जगह यही जुमला अपनी किताब में लिखा भी है
कि हम समझे थे कि हम कॉजेलिटी को इन द एक्ट पकड़ लेंगे अपने अंदर, लेकिन हम अपने अंदर भी कॉजेलिटी को नहीं पकड़ सके, कॉजेलिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर सके। तो नीचे ने बहुत बोरो किया ह्यूम से और क्रेडिट भी नहीं दिया। हर फिलोसफर यही करता है भाई। अब इस पर डाउट है कि उसने कितना पढ़ा था डेविड ह्यूम को। असल में नीचे की आंखों का मसला था ना, वो हर चीज पढ़ नहीं सकता था। उसको जैसे वो ऑल्डोक्स हक्सले था बेचारा, वो भी हर चीज नहीं पढ़ सकता था। वो अपनी आंखों की बजटिंग करता था कि इतने घंटे पढ़ लूंगा, इतने घंटे नहीं पढ़ूंगा। अच्छा राइटर था ऑल्डोक्स हक्सले, वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाला। यार उसकी प्रिडिक्शंस जॉर्ज ऑरवेल से ज्यादा सही साबित हुई। बहुत बड़ा राइटर था वो। बाद में फिर वो बेचारा वो पेरेनियल फिलॉसफी में फंस गया, वरना बड़ा दूर तक देखने वाला राइटर था। देखो यार आंखें कमजोर थी और दूर तक कौन था वो यार, वो जिसने वो लिखी है पैराडाइज लॉस्ट, वो भी तो तकरीबन अंधा था ना। और बल्कि उसने पहली ही 2-4 लाइनों में इस तरह से लिखा भी है कि यार बल्कि छोड़ो, गालिब का जो शेर है, जितनी बढ़ती गई पीरी गालिब उतनी मेरे शेरों पे जवानी आई। तो ये अच्छा, तो नीचा ने बहुत बोरो किया ह्यूम से कॉजेलिटी में। उसका कॉजेलिटी का सेम था। वो कहता था कि भाई नीचा तो कॉजेलिटी में बिलीव नहीं करता था ना। नीचा ये कहता था कहां है कॉजेलिटी, दिखाओ। वही जो ह्यूम ने कहा था, ना हमें बाहर कॉजेलिटी एक्सपीरियंस होती है, ना हमें अंदर कॉजेलिटी एक्सपीरियंस होती है। तो ये जानना बड़ा जरूरी था कि हम ना कॉजेलिटी को बाहर पकड़ सके, ना कॉजेलिटी को अंदर पकड़ सके। तो ये पढ़ते हैं एफोरिज्म 21, बहुत बेहतरीन एफोरिज्म है। द सेल्फ कॉज्ड इज द बेस्ट सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन दैट हैज येट बीन कंसीव्ड। कह रहा है ये जो हम कहते हैं ना कि ये चीज सेल्फ कॉज्ड है, कह रहा है यार इससे बड़ी क्या कॉन्ट्रडिक्शन होगी यार। द एक्स्ट्रावेगेंट प्राइड ऑफ अ मैन हैज मैनेज्ड टू इंटेंगल इटसेल्फ प्रोफाउंडली एंड फ्राइटफुली विद दिस वेरी फॉली। हमने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी जो विल है वो सेल्फ कॉज्ड है। कह रहा है यार बस कर जाओ यार, मतलब ये हम हर चीज को समझना चाहते हैं ना, ये इफेक्ट है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ये कॉज है, ये सेल्फ कॉज्ड है। और कह रहा बस कर जाओ होशियारों, इतने जो चीज समझ में नहीं आई वो सेल्फ कॉज्ड है और हर चीज का कॉज है। वाह भाई वाह। The desire for freedom of will in the superlative metaphysical sense, such as still holds sway, unfortunately, in the minds of the half-educated, the desire to bear the entire and ultimate responsibility of one's own action, oneself, and to absolve God, the world, the ancestors, the chance, the society, the freedom. कह रहा यार ये जो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है ना फ्री विल का, हम तो भाई फ्री विल है, हमको तो हम बड़ी तोप चीज है, हमारे पास तो बड़े इख्तियारात हैं। ये कह रहा है आप खुदा, यानी कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आप माफ करना चाहते हो खुदा को, दुनिया को, अपने माँ बाप को, अपनी चांसेस को, अपनी सोसाइटी को, अपने डीएनए को। ये डीएनए मैंने ऐड किया है। बहुत सारी चीजें आप अपनी भाई हमारे अब्बा अब्बा जो करते थे हम वही करेंगे ना यार। मतलब अगर आप माहौल में देखोगे कि भाई सब पी रहे हैं तो आप भी लगाओगे 2 कश। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नीचा कह रहा है बाबा ये जो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है ना फ्री विल का, ये बहुत ही बेकार कॉन्सेप्ट है। नीचा ये कह रहा है टू पुल वन सेल्फ आउट इन टू एग्जिस्टेंस बाय द हेयर आउट ऑफ द स्लो ऑफ नथिंगनेस। कह रहा है बेसिकली हम कुछ भी नहीं है यार, बस अपने आप को, हम तो बड़ी चीज है भाई, हम तो फ्री विल लेके पैदा हुए हैं। कह रहा है अपने आप को होशियार बनाने के लिए। अब कह रहा है नीचा, इफ एनी वन should find out in this manner the crass stupidity of the celebrated conception of free will and put it out of his head altogether। कह रहा है अगर ये आपको तौफीक दे ऊपर वाला मैंने लगाया, यानी अगर कभी आपको ये तौफीक हो कि आप इस फ्री विल के चुंगल से निकलें, तो भैया अगर आप इतने ही इनलाइटेंड हो गए हैं तो एक कदम और आगे बढ़ाइए और नॉन फ्री विल के चक्कर से भी निकल जाइए। नीचा कह रहा है ना फ्री विल होती है ना अनफ्री विल होती है, ये मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे निकलिए, इन चक्रों में नहीं पड़िए। विच इज टेंटामाउंट टू अ मिस यूज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कह रहा है ये जो हमने बना लिया ना फ्री विल नॉन फ्री विल, ये क्योंकि हम अभी तक कॉज एंड इफेक्ट में फंसे हुए हैं, इस वजह से हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया है फ्री विल और नॉन फ्री विल का, क्योंकि हम हर चीज का कॉज जानना चाहते हैं। फिर कह रहा है वन शुड नॉट रॉन्गली मटीरियलाइज कॉज एंड इफेक्ट एज द नेचुरल फिलोसफर्स डू। कह रहा है यार ये फिजिक्स वाले जो है ना, जो फिजिक्स वगैरह करते हैं,
ये कॉज एंड इफेक्ट वगैरह ये यूज करते हैं, इनको करने दो, इनकी मजबूरी है। लेकिन तुम जो फिलोसोफर्स हो, जो साइकोलॉजिस्ट हो, तुम तो जानते हो ना कॉज एंड इफेक्ट कुछ नहीं होता। बस इसको एज अ कॉन्सेप्ट के तौर पे समझने के लिए, समझाने के लिए इस्तेमाल कर लो, इस पे बिलीव ना करो। वन शुड यूज कॉज एंड इफेक्ट ओनली एज प्योर कॉन्सेप्शन, यानी एज अ कॉन्सेप्शन समझ लो कि हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। जैसे भाई 1 2 3 4 5 एक कॉन्सेप्ट हमने बनाया हुआ है, उससे हम दुनिया समझ लेते हैं। बस उसको एक कॉन्सेप्ट के तौर पे समझ लो, इस पे इसको सच ना समझो। इट्स अ कन्वेंशनल फिक्शन फॉर द पर्पज ऑफ डेजिग्नेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर एक्सप्लेनेशन। ये एक तरीके का एक फिक्शन है जो बाबा हमने एक बच्चों को समझाने के लिए एक फिक्शन के तौर पे, एक कहानी के तौर पे समझ लो इसको। इस पे बिलीव ना करो कि ये भाई कॉज एंड इफेक्ट कोई असल चीज होती है। अब यार ये जुमला देखे नीचे का, ओहो, इट इज वी अलोन हु हैव डिवाइज्ड कॉज। कह रहा भाई ये दुनिया को समझने के लिए हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं। कॉज हमने बनाया, सीक्वेंस हमने बनाया, रेसिप्रोसिटी हमने बनाया, रिलेटिविटी हमने बनाया, कॉन्स्ट्रेंट हमने बनाया, नंबर्स हमने बनाए, लॉज हमने बनाए, मोटिव्स हमने बनाए, पर्पस हमने बनाए। इस दुनिया को समझने के लिए ये चीजें हमने बना ली। जो असल दुनिया है, जो अंतिम सत्य है, जो ट्रूथ है, वो थोड़ी ये सारी नंबर्स और कॉजेज और सीक्वेंस और रेसिप्रोसिटी ये हकीकत में थोड़ी है। ये तो हमने दुनिया को समझने के लिए चीजें बना ली हैं भाई। और कह रहे हैं आप इन पे अगर रिलाय करना शुरू कर दोगे, इनको सच समझना शुरू कर दोगे, तो भैया ये तो फिर आप दोबारा से वही माइथोलॉजी के दौर में चले जाओगे ना। जैसे वो पुराने जमाने की जो माइथोलॉजीज होती थी वो उनको सच समझती थी। तो नीचा कह रहा है अगर आप नंबर्स को और इन चीजों को, कॉज एंड इफेक्ट को सच समझने लग जाओगे, तो फिर वही माइथोलॉजी में उसी दौर में आप चले गए ना दोबारा। कितना बड़ा जुमला है यार, कितनी बड़ी सोच थी इस आदमी की यार। नहीं सोचा भाई किसी ने इससे पहले, नहीं सोचा। कुछ आपको पुराने जो रिलीजियस स्कॉलर्स वगैरह मिलेंगे ना, जो कॉजेलिटी को रिजेक्ट करते थे, वो किसी और पर्पस से करते थे कि नहीं सब खुदा की तरफ से होता है। जैसे इस्लामिक हिस्ट्री में भी मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि नहीं हर चीज का सबब जो है, वो हर चीज का जो अल्टीमेट कॉज है वो गॉड है। अरस्तू ने भी तो यही कहा था ना कि फाइनल कॉज भी कहा था और प्राइम मूवर और वो। लेकिन ये वो बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि रियलिटी नहीं है ये नंबर्स, लॉज, रेसिप्रोसिटी, ये सारी चीजें हमने एक दूसरे को दुनिया समझाने के लिए कॉज एंड इफेक्ट वगैरह बनाए हुए, इनको रियलिटी में नहीं लेके जाओ। और इसी कॉज एंड इफेक्ट के चक्कर में हम फंसे हुए, इसलिए हम फ्री विल और अनफ्री विल के चक्कर में फंसे हुए। कह रहा उससे भी निकलो। अब ये जुमला सुनिए आखिरी, द नॉन फ्री विल इज माइथोलॉजी, इन रियल लाइफ इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड वीक विल। कह रहा भाई हकीकत में या तो स्ट्रॉन्ग विल होती है या वीक विल होती है, फ्री विल और नॉन फ्री विल नहीं होती। वो जॉन ने क्या कहा था, न जाने जबर है हालत के हालत जबर है, यानी जबर कहते हैं नॉन फ्री विल को। न जाने जबर है हालत के हालत जबर है, यानी न जाने जबर है हालत के हालत जबर है, यानी। और किसी भी बात के मानी जो है उनके हैं क्या मानी। तो नीचा ये कह रहा है बेसिकली जब हम कॉजेलिटी वगैरह को यूज करते हैं, हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं दुनिया को समझने के लिए। इसको बिलीव ही ना कर लो इस पे। क्योंकि ये सारी चीजें किसी जमाने में इजाद करी थी, इनके पीछे मोरल मोटिवेशंस थी। हकीकत में कोई हर चीज का कॉज ढूंढना जरूरी नहीं है, और ना हो भी ये सकता है कि हर चीज का कॉज ना भी हो। तो ये था एफोरिज्म 21। अच्छा जी, एफोरिज्म 22। अच्छा हुआ ये कि पहले 3 एफोरिज्म्स में ही हमारे को 20-25 मिनट लग गए, तो अब मैं थोड़ा तेजी से चलूंगा। एफोरिज्म 22 छोटा सा है और बड़ा फनी सा है। इसको मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही समझा देता हूं आपको। बेसिकली एफोरिज्म 22 में नीचा कह रहा है कि तुम लोग समझते हो कि ये जो यूनिवर्स है ये एक बुक है, ये एक टेक्स्ट है। नेचर इज अ बुक, और तुम इस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करोगे। नीचा कह रहा है भाई ये बात ही गलत है। नेचर कोई टेक्स्ट नहीं है, नेचर कोई बुक नहीं है, इसको आपने इंटरप्रेट नहीं करना। और आप लोग जो समझते हो कि आप लोग इंटरप्रेट करोगे, तो इससे तो आपको बताता चलूंगा मैं फिलोलॉजिस्ट हूं, आपसे अच्छी इंटरप्रिटेशन तो मैं कर लूंगा क्योंकि मैं टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन में ट्रेंड हूं। तो नीचा बेसिकली लोगों को ये कह रहा है कि ये जो आप लोग समझते हैं ना, ये कायनात है, एक किताब है,
और इसको हम इंटरप्रेट करेंगे। नीचे ने कहा नहीं, आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हो सकता है कोई दूसरा आए, मतलब आपकी इंटरप्रिटेशन एक वक्ती सी इंटरप्रिटेशन होगी, एक छोटे से टाइम के लिए। इसी नेचर को कोई आपसे बहुत अरसे के बाद कोई आदमी आएगा, हो सकता है वो बिल्कुल ही उल्टा इंटरप्रेट करे। तो ये कहना कि हम नेचर को इंटरप्रेट करेंगे, नीचा ने कहा पहली बात तो ये कि ये बात ही गलत है। दूसरी बात नीचा ने कहा कि आप लोग ये समझते हैं कि जो आप लॉज आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन लॉज पर ये यूनिवर्स चलती है। नीचा ने कहा ऐसा नहीं है भाई, ये तुम लोग जो डेमोक्रेसी लेकर आ गए हो, सोशलिज्म लेकर आ गए हो ना, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, कह रहे ये वो तुम्हारा एटीट्यूड है, तुम समझ रहे हो कि नेचर भी लॉज पे चलता है। उसने कहा भाई ये पूरा नेचर जो है ना सिर्फ एक ही लॉ मैनिफेस्ट करता है, और वो लॉ है विल टू पावर। बस ये लॉ है, जो चीज पावरफुल है, जो चीज डोमिनेंट है, वो चीज जीत जाती है, और जो चीज वीक है वो मर जाती है। ये पूरी कायनात विल टू पावर रिफ्लेक्ट करती है। एफोरिज्म 22 के दो लाइनें मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा वो पढ़ लेता हूं। एवरीवेयर इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तुम लोग बस इक्वालिटी बिफोर द लॉ ढूंढते हो। नेचर इज नॉट डिफरेंट इन दिस रिस्पेक्ट। तुम लोग समझते हो कि नेचर भी लॉस पे चलेगा। दिस इज अ सीक्रेट मोटिव in which the vulgar antagonism to everything privileged and autocratic। क्योंकि तुम लोगों को हर प्रिविलेज चीज से नफरत है, तुम लोगों को हर ऑटोक्रेटिक चीज से नफरत है, तो तुम लोग चाहते हो हर चीज लॉस पे चले। दिस इज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ एथीइज्म। कह रहा ये आजकल का नया एथीइज्म है, तुम लोग एथियस्ट हो। यू चीयर फॉर नेचुरल लॉ बिकॉज यू वांट नो गॉड्स एंड नो मास्टर्स। तुम लोग नेचुरल लॉज को समझते हो कि हर चीज बस नेचुरल लॉज के तहत चल रही है, क्योंकि तुम्हें ना कोई खुदा चाहिए ना तुम्हें कोई मास्टर चाहिए। कह रहा है पूरी की पूरी नेचर जो है ना ये सिर्फ एक ही चीज डिमॉन्स्ट्रेट करती है, और वो है विल टू पावर। देखिए नीचा के दौर में ना, और नीचा के दौर के और थोड़ा सा अरसे के बाद वेस्ट में से ना मेटाफिजिक्स बिल्कुल खत्म हो गई थी। लोग फिलोसोफर्स का मजाक उड़ाने लग गए थे, क्योंकि 2500 साल में फिलोसोफर्स ने कुछ दिया ही नहीं। ये तो जब क्वांटम मैकेनिक्स आई है ना, और पता चला कि लो जी ये जो हमारे सारे फिजिक्स के लॉस थे सब फेल हो गए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो सारे लॉस फेल हो जाते हैं। तो जाके एक दफा फिर से मेटाफिजिक्स शुरू हुई, एक दफा फिर से फिलोसफी शुरू हुई, वरना फिलोसोफर्स की कोई इज्जत नहीं थी। आज भी नहीं है, फिजिसिस्ट तो आज भी नहीं करते। लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स के शुरू हुई और पता चला कि नहीं बाबा हमें तो पता ही नहीं है एटम के अंदर क्या चल रहा है, फिर थोड़ी सी मेटाफिजिक्स की इज्जत दोबारा से शुरू हुई वेस्ट में। अच्छा जी, एफोरिज्म 23, ये भी बड़ा प्यारा एफोरिज्म है। नीचा फरमाते हैं ऑल साइकोलॉजी हैज रन अग्राउंड ऑन मॉरल प्रेजुडिसेस टिमिडिटीज, इट हैज नॉट डेयर टू लॉन्च आउट इनटू द डेप्थ। कह रहा है यार अब तक जितनी भी साइकोलॉजी हुई है ये लोगों ने डर डर कर करी है, और इनके अंदर मॉरल प्रेजुडिसेस हैं, यानी इनकी अपनी ही मोरालिटी इनके अंदर फंसी हुई अब तक। कि मिसाल के तौर पे ये सही है, ये गलत है, लालच बुरी चीज है, हसद बुरी चीज है, नफरत बुरी चीज है, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट ना, गुरूर बुरी चीज है। कह रहा है ये भाई साइकोलॉजिस्ट को होना चाहिए न्यूट्रल। ओ भाई तू अपना काम कर, तू मोरालिटी तो घर छोड़ के आ। कह रहा है अभी तक साइकोलॉजी में काम ही नहीं हुआ, ये मोरालिटी में फंसे हुए, हम लोग डेप्थ में गए ही नहीं। इट सीम्स एज इफ नोबडी had yet harbored the notion of psychology as the morphology and development doctrine of the will to power as I conceive of it। कह रहा किसी ने भी will to power पर काम नहीं किया। जैसे मैंने काम शुरू किया है ना, ऐसे इन साइकोलॉजिस्ट को भी चाहिए कि will to power को समझने की कोशिश करें, उस माइंड के डेप्थ में जाएं। किसी ने काम नहीं किया। The power of moral prejudices has penetrated deeply into the most intellectual world, the world apparently most indifferent and unprejudiced, and has obviously operated in an injurious, obtrusive, blinding and distorting manner। कह रहा भाई ये तो होने चाहिए थे न्यूट्रल, ये साइकोलॉजिस्ट तो होने चाहिए थे इनडिफरेंट, लेकिन भाई इनके अंदर इतनी मोरालिटी फंसी हुई है कि ये सही है ये गलत है, इतनी मोरालिटी फंसी हुई कि ये इस मोरालिटी को साथ लेकर ये लोग काम नहीं कर सकते। If however a person should regard even the emotions of hatred, envy, covetousness
imperiousness as life conditioning emotions as factors which must be present fundamentally and essentially in the general economy of life must therefore be further developed. If life is to be further developed, he will suffer from such a view of things as from a seasickness. कह रहे अगर इन साइकोलॉजिस्ट ने काम शुरू किया, इनको पता चला कि क्या लफ्ज यूज किए थे इसने, इनको पता चला कि इमोशंस जैसे कि नफरत, हसद, कॉवेशियसनेस यानी लालच एंड गुरूर, अगर मिसाल के तौर पे इन साइकोलॉजिस्ट ने काम शुरू किया इनडिफरेंट होकर और इनको ये पता चला कि ये सारी चीजें, ये इमोशंस जिंदगी के लिए जरूरी हैं या विल टू पावर के लिए जरूरी हैं, नफरत, गुरूर, ये सारी चीजें, कह रहे हैं इनको तो उल्टियां लग जाएंगी, इनको तो ऐसा लगेगा जैसे सी सिकनेस है। सी सिकनेस, अगर आप कभी शिप पर गए हो पहली दफा और शिप ऐसे से, क्या होता है फरहान, याद है ना क्या होता है? तो नीचा कह रहा है ये लोग निकलेंगे नहीं, ये उस पर काम ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो गुरूर को बुरा समझते हैं, ये इन इमोशंस को बुरा समझ, ये अच्छाई और बुराई से निकले नहीं है, ये लोग अभी तक बियॉन्ड गुड एंड इविल गए ही नहीं है। On the other hand, if one has drifted hither with one's bark, well, very good. Now let us set our teeth firmly. Let us open our eyes and keep our hands fast on the helm. We sail away right over morality. कह रहा भाई अगर आप इन moral prejudices से निकल सकते हो तो आओ मेरे साथ चलो, ये साइकोलॉजी का सफर करो, मोरालिटी के ऊपर से गुजर जाएंगे हम लोग। ये पुराने जो रेमिनेंट्स, ये जो पुरानी मोरालिटी के बाकियात हम लेके चल रहे हैं ना, इनसे जान छुड़ाओ। और कह रहा है नेवर येट डिड अ प्रोफाउंडर वर्ल्ड ऑफ इनसाइट रिवील इटसेल्फ टू डेयरिंग ट्रैवलर्स एंड एडवेंचर्स। कह रहा है आपको पता नहीं है कि क्या जबरदस्त दुनिया आपका इंतजार कर रही है, ऐसी प्यारी प्यारी इनसाइट्स आपको मिलेंगी। एक दफा आप अपने प्रेजुडिसेस से तो निकलें। ये बात सच है भाई, नीचा से पहले साइकोलॉजी पे किसी ने काम नहीं किया इतना। कह रहा आप निकलो तो देखो, और कह रहा है फिर जब हम लोग ये काम शुरू करेंगे ना, साइकोलॉजी पे काम शुरू करेंगे मोरालिटी को साइड पे रख के, तो एक दफा फिर साइकोलॉजी क्वीन ऑफ साइंसेस बन जाएगी। क्वीन ऑफ साइंसेस यानी किसी जमाने में मोरालिटी क्वीन ऑफ साइंस होती थी। किस जमाने में होती थी ये इसने नहीं बताया, मेरा ख्याल है प्लेटो के दौर में होती थी। प्लेटो का क्या कॉन्सेप्ट था जो विल टू पावर के इक्विवेलेंट था? जो नीचे का विल टू पावर है ना, प्लेटो का कॉन्सेप्ट था एरोस का, EROS, लव का। प्लेटो ने यह कहा था ना कि इस दुनिया के लव से आपको इटर्नल लव मिलता है। वो जो एरोस का कॉन्सेप्ट है प्लेटो का, वो डायरेक्टेड है वैल्यूज की तरफ, जबकि नीचा क्या कह रहा है कि विल टू पावर वैल्यूज डेवलप करता है। नीचा की यहां सबसे ऊपर वैल्यूज नहीं है, प्लेटो की यहां वैल्यूज है ना, आइडियाज हैं। नीचा की यहां सबसे ऊपर इंसान है, लाइफ है। लाइफ से ऊपर कुछ भी नहीं है। लाइफ बड़ी छोटी हो सकती है, नीचा की यहां तो बहुत होती है, नीचा किसी को बराबर नहीं समझता, लेकिन लाइफ से ऊपर कोई नहीं है नीचा की यहां। तो नीचे ये कह रहा है साइकोलॉजी पे काम करो, अपने मॉरल प्रेजुडिसेस से निकलो, ऐसी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम हैरान रह जाओगे। चलें जी, अब पढ़ते हैं एफोरिज्म 24। एफोरिज्म 24 चैप्टर 2 का पहला एफोरिज्म है, मतलब कि हमने चैप्टर 1 खत्म कर लिया। यार एफोरिज्म 24 बहुत प्यारा है। इन व्हाट स्ट्रेंज सिंप्लीफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन मैन लिव्स। इंसान कैसी सिंप्लीफिकेशन में, कैसी फॉल्सिफिकेशन में जिंदा है, हम लोग कैसे झूठ बना के जिंदा है। One can never cease wondering when once one has got eyes for beholding this marvel. आप हैरान होना नहीं छोड़ सकते अगर आपको यह सब नजर आना शुरू हो जाए। यानी जब मैं देखता हूं कि इंसान कैसे जिंदगी को सिंप्लीफाई करके जी रहे हैं, कैसी इग्नोरेंस में जी रहे हैं, कैसी जिहालतों में जी रहे हैं, कैसी फॉल्सिफिकेशंस में जी रहे हैं। वन कैन नेवर सीज टू अमेज। मैं हैरान होना नहीं छोड़ सकता इस मार्वल को देख के, इस मोज़े को देख के, कि यार कैसे जी रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। हाउ वी हैव मेड एवरीथिंग अराउंड अस क्लियर एंड फ्री एंड इजी एंड सिंपल।
यानी हम ऐसा अज्यूम करके जी रहे हैं कि जैसे सब कुछ सिंपल है, सब कुछ इजी है, सब कुछ बस भाई ये जिंदगी मौजा है। यानी आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जी मौजा वो होता है जहां पर फिजिक्स के लॉज सस्पेंड हो जाए। नहीं भाई, ये पूरी जिंदगी मौजा है यार। ये कायनात कैसे चल, कौन से लॉज, मतलब कैसे सुबह होती है, ये आंख एक मौज, हर चीज मौज, पत्ता मौजा है, हर चीज मौजा। क्या चीज मौजा नहीं है भाई। मैं क्या करता हूं, फिजिक्स के चैनल खोल के बहुत देखता हूं यूट्यूब पे ना, तो वो बताते हैं जो कायनात कैसे एक्सपेंड हो रही है और ब्लैक होल्स और ये और वो। बंदा सुनकर हैरत ज़दा रह जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या है ये कायनात। अगर हम सोचना शुरू कर दें हमारा दिमाग फट जाए। हमने क्या किया हुआ, जिंदगी को सिंपल किया हुआ है। जैसे सुबह तो होनी ही थी, ये अपने ऑर्बिट से दुनिया 5% इधर उधर हो जाए तो 1 सेकंड के लिए दुनिया रोटेशन से रुक जाए, हम पता नहीं कहां जाके गिरे। 1000 किलोमीटर फी घंटे की उससे भी तेजी से रोटेट कर रहे हैं हम, लेकिन हर चीज ही बहुत सा है यार। कह रहा है हमने बड़ी सिंप्लीफाई की थी लाइफ को, हम समझते सब सिंपल है। हाउ वी हैव बीन एबल टू गिव आवर सेंसेस अ पासपोर्ट टू एवरीथिंग सुपरफिशियल। How from the beginning we have contrived to retain our ignorance in order to enjoy an almost inconceivable freedom. कह रहा है ये मौजज़ा है कि हमने अपनी जिहालत अभी तक संभाल के रखी हुई है। हमने अपनी जिंदगी ऐसे बनाई है कि जिहालत संभाल के रखें, ताकि we have contrived to retain our ignorance in order to enjoy an almost inconceivable freedom, thoughtlessness, imprudence, heartiness, gaiety, in order to enjoy life. हम भोले बने में सब चीजों को इग्नोर करके कि जैसे ये आसमान एक मौजज़ा नहीं है, जैसे दरख्त का पौधे का जमीन से निकलना एक मौजज़ा नहीं है। हम बस ऐसे चुप करके ताकि बस जिंदगी इंजॉय करें, जिंदगी थॉटलेस होकर गुजारें, ज्यादा परवाह ना करें, फ्रीडम से रहें, गेटी से रहें, अपनी बस ठाट बाट में रहें, इग्नोर करके चीजों को। वो कहते हैं ना इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। बस इंजॉय करो लाइफ को, हाँ ज्यादा सोचो नहीं। एंड ओनली ऑन दिस solidified granite like foundation of ignorance could knowledge rear itself. Hitherto the will to knowledge on the foundation of a far more powerful will, the will to ignorance, to the uncertain, to the untrue. Yaar, not as its opposite but as its refinement. यार ये नीचा जो है ना, ये मार देगा मुझे यार। ये कैसे उठा के पटकता है सबको यार, मतलब आपके दिमाग को जो ये झटके देता है। कह रहा है बाबा हमने एक फाउंडेशन खड़ी की है विल टू इग्नोरेंस की, जान के शुरू से हमेशा से अपनी इस इग्नोरेंस को मेंटेन रखना है, अपनी जिहालत को। जिहालत का लफ्ज मैं यूज नहीं करना चाह रहा हूं, इग्नोरेंस से मुराद ये है कि ना जानने को ये कायनात कैसे चल रही है। ये जो इग्नोरेंस हमने, कह रहा है ये जान के हमने खड़ी की हुई, अपनी एक इग्नोरेंस की फाउंडेशन खड़ी की हुई है, बड़ी सी फाउंडेशन। विल टू इग्नोरेंस, अरे इग्नोर करो और चीज को ताकि हमें डर ना लगे, इग्नोर करो। और ये फाउंडेशन, बड़ी सी फाउंडेशन में खड़ी की हुई है विल टू इग्नोरेंस की, उसके ऊपर छोटी सी एक फाउंडेशन हमने खड़ी की हुई है विल टू नॉलेज की। और हम विल टू इग्नोरेंस को भी इंजॉय कर रहे हैं और विल टू नॉलेज को भी इंजॉय कर रहे हैं। और अब जुमला सुने, जिस जुमले पर मैं हैरान हो गया। कह रहा है विल टू नॉलेज जो है ना, वो विल टू, जो हमारी बड़ी सी विल टू इग्नोरेंस है, विल टू नॉलेज उस विल टू इग्नोरेंस का ऑपोजिट नहीं है, रिफाइनमेंट है। बताओ यार, विल टू नॉलेज, हमारी ये छोटी सी विल टू नॉलेज है, वो हमारी विल टू इग्नोरेंस की रिफाइनमेंट नहीं है। सॉरी, हमारी जो विल टू नॉलेज है छोटी सी, और विल टू इग्नोरेंस जो है, विल टू नॉलेज विल टू इग्नोरेंस की ऑपोजिट नहीं है, रिफाइनमेंट है, उसी की एक ब्रांच है। उसी को हमने थोड़ा सा रिफाइन करके हम समझते हैं कि हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं। हमारी बड़ी सी विल टू इग्नोरेंस है। वाओ, इट इज होप्ड indeed that language will not get over its awkward and that it will continue to talk of opposites where there are only degrees and many refinements of gradation. कह रहा है ऐसा ही हो, काश ऐसा ही हो कि हमारी नॉलेज जो है ना,
हमारी लैंग्वेज जो है वो ऑपोजिट्स में ही डील करती रहे, अच्छा बुरा, ठंडा गरम, ऊपर नीचे। ये जो हमने एक लैंग्वेज सिस्टम ऐसा बना लिया है कि हम ऑपोजिट्स में जीते हैं, अच्छाई बुराई, खुदा शैतान, बस हम इन ऑपोजिट्स में ही कह रहे अच्छा ऐसा ही हो, काश के हम इन्हीं ऑपोजिट्स में जीते रहे। हालांकि रियलिटी ऑपोजिट्स में नहीं है, रियलिटी ग्रेड्स में है। अच्छाई और बुराई के दरमियान बहुत सारे ग्रेड्स हैं। हम 2500 साल से बस अच्छाई और बुराई ब्लैक एंड व्हाइट में सोचते आ रहे हैं, हम ऑपोजिट्स में सोचते आ रहे हैं। हमारी लैंग्वेज बनी इस तरह से है कि हम उन ग्रेड्स को एक्सप्लोर नहीं करते, हम सिर्फ दो, गुड बैड। ये जो सारी लिंग्विस्टिक फिलॉसफी शुरू हुई है भाई नीचा के बाद ही तो शुरू हुई है। इसके हर 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 एफोरिज्म में, नहीं पिछले एफोरिज्म में भी लैंग्वेज पर बात की थी इसने, इस एफोरिज्म में भी लैंग्वेज पे बात कर रहा है। कह रहा है भाई वी आर विलफुली इग्नोरेंट, हम अपनी मर्जी से इग्नोरेंट हैं। We deliberately remain ignorant to enjoy our life because some errors are life preserving. They are a necessary condition for life. तो ये था एफोरिज्म 24। थैंक यू। अच्छा जी, अब बात करते हैं एफोरिज्म 25 की। एफोरिज्म 25 थोड़ा सा हजम होना मुश्किल है। इसमें नीचा काफी ब्रूटल अटैक किया है इसने स्पिनोजा पर और ब्रूनो पर। शुरू में तो मैं इस एफोरिज्म से एग्री नहीं किया, क्योंकि यार कुछ भी हो, ब्रूनो ने अपनी जान दी थी साइंस के लिए। ब्रूनो को उल्टा लटका के जलाया था हल्की आंच पे। साइंस का आखिरी बड़ा शहीद कहलाता है ब्रूनो, इटालियन था, कोपरनिकस के सिस्टम पे खड़ा था, इसलिए उसको जला दिया। तो शुरू में तो मैं इस एफोरिज्म को पढ़ के मैं नीचे से बिल्कुल एग्री नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने इस पर गौर किया और मेडिटेट किया तो फिर मेरी समझ में आया कि नीचा किस एंगल से बात कर रहा है। तो शुरू में मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं किया था, तो हो सकता है आपको भी इसको हजम करने में थोड़ा सा मसला हो। अच्छा जी, एफोरिज्म 25 में बोलता है टेक केयर। अब ये बहुत जलील करेगा स्पिनोजा को और ब्रूनो को, आप चेक करें। टेक केयर ये फिलोसोफर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ नॉलेज, ताना दे रहा है कि वो फ्रेंड्स ऑफ नॉलेज, एंड बीवेयर ऑफ मार्टरडम। ओ भाई, ओ मरना जाना, ऑफ सफरिंग फॉर द ट्रूथ एट द स्टेक, और सफरिंग फॉर द ट्रूथ सेक, ओ सच्चाई के लिए जान देने वालों। इवन इन योर डिफेंस इट स्पॉइल्स ऑल द इनोसेंस एंड फाइन न्यूट्रलिटी ऑफ योर कॉन्शियंस। जब तुम्हारे अंदर ये आ जाता है ना सच्चाई के लिए मरने मारना, तो तुम्हारी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती है। तुम एक गुड एंड इविल से आगे नहीं निकल पाते हो। इट मेक्स यू हेड स्ट्रॉन्ग, तुम लोग ऐसा जुनूनी हो जाते हो। इट स्टूपिफाइज यू, animalizes you, brutalizes you when in the struggle with danger, slander, suspicion, expulsion, and even worse consequence of enmity, ye have at last to play your last card as protectors of truth upon earth. और तुम सच के मामे लगे हो। ओ भाई, तुम हो कौन? फिलोसोफर से पूछ रहे हैं। और तुम सच्चाई के दादा अबू, तुम सच्चाई के प्रोटेक्टर कहां से बन गए भाई? तुमको किसने कह दिया कि इस दुनिया में सच्चाई को बचाने आप आए हैं? कह रहे तुम हो कौन? As though the truth were such an innocent and incompetent creature as to require protectors. ओ भाई, सच कोई ऐसी छोटी चीज है, ऐसी इनकॉम्पिटेंट चीज है कि उसको प्रोटेक्टर्स चाहिए? And you of all people, ye knights of sorrowful countenance, messers loafers and cobweb spinners of the spirit. अच्छा, अगर सच्चाई को बचाने वाले चाहिए भी हैं तो तुम जैसे लोग चाहिए, 2 टके के तुम जैसे कॉबवेब स्पिनर्स, वो जो मकड़ी का जाला स्पिन करने वाले टाइप के लोग। तुम्हारी औकात क्या है? मैसर्स लोफर्स कह रहे, सॉरोफुल तुम्हारी शक्लें, डर खौफ तुम्हारी शक्लों पे, तुम सच्चाई को बचाओगे। Finally, ye know sufficiently well that it cannot be of any consequence if ye just carry out your point. वो कह रहा है भाई, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारे पास ट्रूथ है? आज तक कौन से फलसफी का सिस्टम सही साबित हुआ? कौन से फिलोसोफर की बात सच साबित हुई? ये तुम जो सच्चाई के लिए जान देने को तुले हुए हो, तो तुम्हारी बात आज तक तो 2500 साल में फलसफियों को कुछ सच पता नहीं चला। Ye know that hitherto no philosopher has carried his point,
and that there might be a more laudable truthfulness in every little interrogative mark which you place after your special words and favorite doctrines than in all the solemn pantomime and trumping games before accusers and law. कह रहा है तुम लोगों ने जो सवालात पूछे ना, जो क्वेश्चन मार्क्स लगाए अपने नोट्स में, वो क्वेश्चन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रादर देन के वो जो तुम्हारी डॉगमेस थे ना कि नहीं नहीं ये मेरी सच्चाई है, जिस चीज पे तुम यकीन से खड़े थे वो बेवकूफियां थी तुम्हारी। तुम्हारे क्वेश्चन मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तुम्हारे क्वेश्चन मार्क्स उन ड्रामों से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो तुम जजों के सामने, अदालतों के सामने ड्रामा लगाते हो। तुम्हारे सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्ली इनटू कंसीलमेंट, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। क्यों नफरतों में रह रहे हो, लड़ रहे हो, क्यों, कौन सी सच्चाई के लिए लड़ रहे हो? भाई भाग गया था ना वो वोल्टेयर पकड़ा भी गया था बहुत दफा, लेकिन भाग भी गया था बहुत दफा। अरस्तु भाग गया था, अरस्तु भाग गया था भाई। अरस्तु ने कहा, यार अरस्तु का बड़ा जबरदस्त जुमला है कि मैं एक ही शहर को 2 दफा फलसफे का कातिल नहीं बनने दूंगा। अरस्तु निकल लिए, एथेंस से भाग लिया था वो, वैसे था भी नहीं अथेनियन, वो तो ऊपर से आया था, लेकिन उसको पता था मार देंगे। जब वो सिकंदर आजम की पिटाई हुई ना, यानी सिकंदर आजम के मरने के बाद उसकी फौज की पिटाई हुई, यानी हेलेनिस्टिक पीरियड जब शुरू हुआ, तो वो निकल लिया अरस्तु। तो भाग जाओ, नीचा कह रहा है भाग जाओ, भाग जाओ। कार्ल मार्क्स भाग गया, जिससे बड़े बड़े रूसो भाग गया, कह रहे भाग जाओ भाई। Choose the good solitude, the free, wanton, lightsome solitude, which also gives you the right still to remain good in any sense whatsoever. जब तुम भाग जाओगे ना, और तन्हाई भी जाके रहोगे, अकेले जाके रहोगे, नफरतों से दूर रहोगे, ऐसे माहौल में जहां तुमसे नफरतें हैं, तुम उनसे नफरतें हैं, जब इन नफरतों से दूर रहोगे, तुम फ्री रहोगे, तुम इजी रहोगे, तुम अच्छा सोच सकोगे। दुश्मनों के बीच में रह के सच्चाइयों की लड़ाइयां करना, वो ना करो। अब ये जुमला है जहां पर मुझे थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ होता है, लेकिन बाद में मैंने इसको पढ़ा तो मैंने कहा यार बात में दम है। अच्छा, पहले मैं आपको ब्रूनो का बता दूं। ब्रूनो का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये ब्रूनो को गालियां देगा इसमें, ब्रूनो को और स्पिनोजा को। स्पिनोजा तो आपको पता है बहुत बड़ा फलसफी था। स्पिनोजा ने तो यहूदियों के साथ बहुत बुरा किया था। स्पिनोजा ने ओल्ड टेस्टामेंट के साथ बहुत बुरा किया। पहली दफा किसी ने ओल्ड टेस्टामेंट के खिलाफ किताब लिखी, और क्या उसने ओल्ड टेस्टामेंट के साथ किया है भाई। असल में ओल्ड टेस्टामेंट की ना बहुत इज्जत है यहूदियों में, मैं बता नहीं सकता हूं कितनी इज्जत है। अगर ओल्ड टेस्टामेंट गिर जाए तो 40 दिन तक नमाज नहीं होती, और ओल्ड टेस्टामेंट आम कागज पे नहीं लिख सकते। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट आपको कागज पे लिखी हुई बाइबल मिलती है ना, वो ईसाइयों की बाइबल होती है, क्योंकि ईसाई भी ओल्ड टेस्टामेंट को तो मानते हैं, इसलिए वो अपनी किताब में ओल्ड टेस्टामेंट डाल देते हैं। जो यहूदियों वाली ओल्ड टेस्टामेंट है ना, वो कागज पे नहीं लिखी जा सकती, वो वुजू करके लिखी जाती है, उसकी अलग दुकानें होती हैं, उसका अलग खाल पे लिखी जाती है। वो उसकी मैं बता ही नहीं सकता कितनी इज्जत है ओल्ड टेस्टामेंट की। यानी क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूं, मेरे आसपास सारे यहूदी रहते हैं ना, मिलता रहता हूं, तो ओल्ड टेस्टामेंट की बहुत बहुत इज्जत है भाई। आपकी सोच है तो ओल्ड टेस्टामेंट की बहुत इज्जत है। और ओल्ड टेस्टामेंट के साथ स्पिनोजा ने जो किया है ना, मतलब स्पिनोजा ने कहा यार मैं मान ही नहीं सकता कि ये किताब हजरत मूसा पे नाजिल हुई है यार। और अब तो खैर जो सेकुलर किस्म के यहूदी हैं वो मानते हैं कि वो किस तरह से लिखी गई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी, उनकी कोई यहूदी ही टीचर है, बहुत बड़ी मशहूर टीचर है, मुझे अब नाम याद नहीं आएगा, उनका पूरा लेक्चर 14-15 एपिसोड्स का वो लेक्चर पड़ा हुआ है। कौन सी स्टैनफोर्ड, ये शायद, उसने अपने सारे लेक्चर्स डाले हैं उस पर। वो औरत ने पूरा बताया, वो खुद ज्यू है, उसने बताया कि कैसे लिखी गई वो नॉर्थ साउथ के कॉम्बिनेशन से। एक जगह 10 कमांडमेंट्स में कुछ लिखा हुआ है, एक जगह कुछ लिखा हुआ, बहुत सारी चीजें ओल्ड टेस्टामेंट में ना। तो स्पिनोजा ने बड़ा मजाक उड़ाया ओल्ड टेस्टामेंट का। तो जाहिर सी बात है स्पिनोजा के साथ फिर यहूदियों ने उसको, पहले तो ये सेफार्डिक ज्यू था ना, स्पेनिश ज्यू था, उसको निकाला वहां से। खैर ये यहाँ ऊपर आ गया, तो यहाँ पर भी, यहाँ मारे इसको पकड़ते रहे, वो उसको मारते रहे, ये उसको पकड़ते रहे, कभी इसकी खिड़कियां तोड़ दी, जाके गली में एक दफा कूट दिया स्पिनोजा को लौंडों ने ना। तो नीचा बेसिकली ये कह रहा है कि तुम ऐसे माहौल में, नफरतों वाले माहौल में क्यों रह रहे हो, क्यों एक तुम सच्चाई के अब्बू बने हुए हो बेसिकली। तो स्पिनोजा का मैंने आपको बताया। अच्छा, ब्रूनो जो था, वो ब्रूनो साहब जो थे वो कोपरनिकस के बहुत बड़े फॉलोअर थे। देखिए कोपरनिकस बहुत तेज आदमी था। अच्छा, मैं कोपरनिकस पर टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कोपरनिकस पहला आदमी था ना जिसने ये कहा कि भाई सूरज बीच में। कोपरनिकस को बेसिकली चर्च ने अपॉइंट किया था कि ये, असल में कैथोलिक चर्च जो है वो चाहता है कि उसका जो कैलेंडर है उसमें और क्लाइमेट में एक रिलेशनशिप रहे, यानी कि 25 दिसंबर सर्दी में ही आए,
जो हार्वेस्टिंग के महीने हैं वो महीने हार्वेस्टिंग के पीरियड में ही आए, यानी मौसम में और कैलेंडर में एक कोऑर्डिनेशन रहे। जैसे इस्लामिक कैलेंडर है ना, वो तो कभी रमजान सर्दियों में आते हैं, कभी गर्मियों में आते हैं, क्योंकि वो लूनर है। तो वो कुछ कैलेंडर और क्लाइमेट आगे पीछे होने लगा। चर्च ने इसको बुलाया, कोपरनिकस को। कोपरनिकस साहब ने हिसाब किताब लगाया, उसकी समझ में नहीं आया यार कि क्या चल रहा है, कैसे करें कैसे ना करें, समझ में नहीं आ रहा। खैर उसने बहुत तंग आकर एक दिन ऐसे ही उसने कहा कि चलो यार सूरज को बीच में रख के देखते हैं, शायद फिर हिसाब बैठ जाए। उसने सूरज को बीच में रख के हिसाब किताब लगाया, क्योंकि उसको सारे रोमन कैलेंडर, सारे ग्रीक कैलेंडर्स दिए हुए थे। वो एस्ट्रोनॉमर था ना, वो हिसाब किताब लगाया तो हिसाब बैठ गया। अबे कोपरनिकस ने कहा ये क्या हो गया, ये तो सूरज बीच में है। खैर कोपरनिकस बहुत तेज आदमी था, कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा कोपरनिकस पे। उसने क्या किया कि चर्च को एक हल्का सा लिख के दे दिया कि साहब ये है, ये मेरा रिजल्ट है और सूरज बीच में है। चर्च ने ऐसे किताब भी फेंक दी। चर्च ने कहा चल पे सूरज बीच में। वो चर्च ने अपना कैलेंडर आगे पीछे कर दिया, 15 दिन से खुद ही कर दिया हिसाब। इस पर एक बहुत जबरदस्त वाकया याद आया। ये चर्च ने जो 15 दिन से कैलेंडर आगे किया था ना, 400 साल के बाद रशियन टीम ओलंपिक्स में जब लंदन पहुंची तो 10 दिन बाद पहुंची। उनसे पूछा कि भाई आज क्यों आ रहे हो, 10 दिन पहले थे ओलंपिक्स। तो उन्होंने कहा नहीं आज ही तो 1 मार्च है। उन्होंने कहा नहीं आज तो 10 मार्च है। उन्होंने कहा हमने तो अपना कैलेंडर 16वीं सदी में आगे किया। तो बोलो अच्छा हमें पता ही नहीं चला, रशिया वालों को पता ही नहीं चला। अच्छा तो चर्च ने अपना कैलेंडर आगे पीछे कर लिया, कोपरनिकस की बात को आई गई कर दिया। लेकिन कोपरनिकस तेज आदमी था, उसने चर्च को यह इंप्रेशन नहीं दिया कि मैंने बड़ी चीज आइडेंटिफाई कर ली है। उसने अलग से किताब लिखी और मरते दम तक वो किताब अपने सीने से लगा के रहा। जब पता चला ना कि बिल्कुल ही डेथ बेड पे हूं, अब मुझे मरना ही मरना है, तो अपने दोस्त के थ्रू वो पूरा सिस्टम बनाया हुआ था कि ये इसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा। फिर वो किताब पब्लिश हुई और फिर जाहिर सी बात है उसने तो दुनिया को हिला के रख दिया। चर्च ने बैन कर दी, बल्कि प्रोटेस्टेंट मुल्कों में भी बैन हो गई, क्योंकि यार बाइबल में लिखा है कि सूरज बीच में है, बाइबल में लिखा है कि दुनिया बीच में है। खैर तो ये कोपरनिकस था। कोपरनिकस तो शाना आदमी था। वो 25 साल तक किताब को सीने से लगा के रखा रहा, पब्लिश नहीं करी उसने, चर्च से पंगा नहीं लिया। लेकिन जब मरते टाइम पर उसने पब्लिश कर दी। ब्रूनो साहब यंग आदमी थे, इटालियन आदमी थे, इसने कहा नहीं भाई कोपरनिकस सही बोल रहा है। अच्छा जब आपकी इतनी बड़ी चेंज आ जाए कि दुनिया बीच में है से सूरज बीच में है, ये बहुत बड़ी चेंज है। जब ये चेंज आई तो इससे रिलेटेड और भी चेंजेस आई। इसने कहा अगर सूरज बीच में है तो अरस्तु की और भी बातें गलत हैं। ब्रूनो ने कहा जैसे अरस्तु का एक कॉन्सेप्ट है अप एंड डाउन का। अरस्तु यह कहता है कि यूनिवर्स का जो सेंटर है ना उस पर अर्थ है, यानी यूनिवर्स का सेंटर अर्थ नहीं है, लेकिन यूनिवर्स के सेंटर के ऊपर अर्थ है। और अर्थ का जो सेंटर है ना, जो चीज उससे उसके रिलेटिव में ऊपर जा रही है वो अप है, जो चीज उसके रिलेशनशिप में नीचे जा रही है वो डाउन है। ये अरस्तु का अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट है, यानी दुनिया के सेंटर से अप, दुनिया के सेंटर से जो चीज नीचे जा रही है वो डाउन। तो ब्रूनो ने कहा ये तो गलत हो गया, जब अर्थ बीच में है ही नहीं तो इसका मतलब अप और डाउन तो ये तो रिलेटिव टर्म्स हो गई। किस चीज से रिलेटेड अप एंड डाउन, मतलब जब दुनिया सेंटर में है ही नहीं तो अप एंड डाउन तो रिलेटेड, हमें नहीं पता हमारी इस यूनिवर्स में हमारी ओरिएंटेशन क्या है, क्या अप क्या डाउन। देखिए ग्रेविटी का तो कॉन्सेप्ट नहीं था ना उस जमाने में, यानी अरस्तु के जमाने में अरस्तु ये बोलता था कि अगर कोई चीज, हर चीज अपने नेचुरल स्टेट की तरफ जाना चाहती है। ये अरस्तु बोलता है ना, अगर सेब नीचे गिर रहा है तो वो इसलिए गिर रहा है कि वो नीचे गिरना चाहता है। सेब की जो फॉर्म है ना, देखिए अरस्तु क्या मैटर और फॉर्म, जैसे एक बच्चा है उसका जिस्म मैटर है, उसकी जो फॉर्म है वो मर्द है, वो बच्चा मर्द बनना चाहता है। एक लड़की है जो उसकी लड़की का जिस्म है वो उसकी मैटर है, और जो औरत है वो उसकी फॉर्म है, यानी उसकी पोटेंशियलिटी। इसी तरह हर चीज अपनी कोर की तरफ जाना चाहती है ना, तो सेब इसलिए नीचे गिर रहा है कि क्योंकि वो नीचे गिरना चाहता है। तो क्या हुआ कि अरस्तु के और जो कॉन्सेप्ट है अप के, डाउन के, सेंट्रलिटी के, और ये सब कॉन्सेप्ट उन्होंने इस पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो चर्च ने कहा कि यार अगर इस तरह से हम छोड़ते रहे लोगों को तो ये तो अरस्तु के, भाई अरस्तु की इतनी इज्जत थी चर्च में, मैं आपको, अब टाइम नहीं है बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। अरस्तु की बहुत इज्जत थी, अरस्तु को इनफेलेबल समझते थे। उन्होंने कहा एक तो साला वो कोपरनिकस गलत साबित करके चला गया अरस्तु को। अरस्तु ने कहा था दुनिया बीच में, वो साला ये बता के चला गया कि सूरज बीच में, क्योंकि उस वक्त तक प्रूव नहीं हुआ था, टेलीस्कोप नहीं इन्वेंट हुई थी ना, टेलीस्कोप तो गैलीलियो ने करी ना, तो कागज पे प्रूव करके गया था। और दूसरे लोगों ने और चीजें अरस्तु की
डिसप्रूव करना शुरू करी तो चर्च को गुस्सा आया, चर्च ने पकड़ा, ब्रूनो को जला दिया उधर लटका के ना हल्की आंच पे। तो नीचा ये कह रहा है कि जब आप ऐसे माहौल में रहते हैं ना जहां पर सिर्फ नफरतें लेते और देते हैं, यानी आप खुल के लड़ नहीं सकते और सिर्फ नफरतें एक्सचेंज करते हैं, उससे आप पॉइजनस हो जाते हैं। तो इसने अब जो पैराग्राफ हम पढ़ेंगे उसमें लिखा कि ब्रूनो पॉइजनस हो गया था, स्पिनोजा पॉइजनस हो गया था। अच्छा, स्पिनोजा को पॉइजनस कहो तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, ब्रूनो तो सही कह रहा था ना यार, ब्रूनो की बातें तो बाद में सही साबित हुई ना, ब्रूनो तो सच पे खड़ा था। इस बात पे मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ था कि ब्रूनो को भी पॉइजनस कह रहे हो, लेकिन एक तरीके से बात सही कर रहा है कि भाग जाओ यार, इतना क्या सच्चाई के लिए जान देने के लिए खड़े हो। हाउ पॉइजनस, हाउ क्राफ्टी, हाउ बैड डज एवरी लॉन्ग वॉर मेक वन। जब भी आप बहुत लंबी जंगें लड़ते हो ना, आप पॉइजनस हो जाते हो, और वो जंगें दैट कैन नॉट बी वेज्ड ओपनली बाय मीन्स ऑफ फोर्स। हाँ, खुल के लड़ो तो सही है, लेकिन वो जो नफरतें बैठ के एक दूसरे से एक्सचेंज करना ना, वो पॉइजनस माहौल जो यहाँ के कॉर्पोरेट कल्चर में होता है, वो बहुत गंदा माहौल होता है। कह रहे हर वक्त अपने दुश्मनों में रहना, हर वक्त अपने दुश्मनों को उसी माहौल में सांस लेना, वो घुटन का माहौल अच्छा नहीं होता आपके लिए, आपके अंदर पॉइजन भर जाता है। तो ये कह रहा है कि बेसिकली द मार्टरडम ऑफ द फिलोसोफर, हिज सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ, फोर्सेस इनटू द लाइट वॉट एवर ऑफ द एजिटेटर एंड एक्टर लाइक लर्क्स इन हिम। कह रहे जब कोई फलसफी सच के लिए जान देता है ना, तो बेसिकली असल हकीकत यह है कि उसके अंदर का ड्रामा बाहर आ जाता है। इन फलसफियों में ना बड़ी ड्रामेबाजी होती है। तो ये अगर कोई ये सुकरात पे भी अटैक कर रहा है, सुकरात से तो जानी दुश्मनी थी ना अफलातून की, अपना नीचा की। तो कह रहे जब भी कोई फलसफी अपनी जान दे रहा है ना, तो बेसिकली उसके अंदर का ड्रामा बाहर आ रहा है। तो यार इसने ये कहा कि स्पिनोजा और ब्रूनो पॉइजनस हो गए थे, यानी नीचा ये कह रहा है कि यार अपनी जो कन्विक्शंस है ना, अपनी जो कन्विक्शंस हैं उनको भी चेक करो यार। मतलब ये कन्विक्शंस जो हैं ये हार्मफुल भी हो सकती हैं। ये नीचा जो था वो लाइफ प्रिजर्वेंस को टॉप प्रायोरिटी रखता था। वो कहता था सच्चाई वच्चाई कुछ नहीं है, जान बचाओ पहले। लाइफ, नीचा का क्राइटेरिया लाइफ था, अगर कोई सच्चाई आपकी जान ले रही है उसे पीछे हट जाओ। कह रहे हैं कि जब आपको मतलब आप ऐसे माहौल में रहें, नफरतों के माहौल में आप अलग होके ना रहें, लड़ते रहें लोगों से, तो आप वेंजेंस सीकर बन जाते हैं। आपके अंदर भी नफरत आ जाती है, आपके अंदर भी पॉइजन आ जाता है। यू बिकम पॉइजन ब्रूअर्स, आप जहर फैलाने वाले बन जाते हो। तो नीचे का क्राइटेरिया यह है कि भाई लाइफ को प्रिजर्व करना चाहिए। शुरू में जब मैंने ये पढ़ा कि इसने ब्रूनो को और स्पिनोजा को इतना बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में समझ में आता है नीचा का क्राइटेरिया ही लाइफ है। नीचा का क्राइटेरिया ट्रूथ नहीं है। नीचा कहता है बियॉन्ड गुड एंड ईवल, आप न्यूट्रल होके फिर सच्चाई को परसू करें। कोई सच्चाई आपको नहीं पता इसलिए उसके लिए जान ना दें। तो क्या है, अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, वो पहले अपने पे करे खाकी में जान पैदा करे। क्योंकि नीचा समझता है कि ट्रूथ इज अ फंक्शन ऑफ पावर।